गुड मॉर्निंग बच्चों, कंफर्म करो स्क्रीन शेयर्ड एंड ऑडियो क्लियर है। यस सर। ठीक है बच्चों, लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। लिखो बेटा आज मीन वैल्यू थ्योरम। ठीक है, आज का टॉपिक लिखो मीन वैल्यू थ्योरम। मीन वैल्यू थ्योरम में क्या है बेटा? ओके, मीन का मतलब समझते ही है। मीन का मतलब हो गया इन बिटवीन, राइट। और वैल्यू का मतलब तो आपको पता ही है, नंबर या न्यूमेरिकल वैल्यू जो भी आएगी। ठीक है, और थ्योरम से मतलब जो ऐसा स्टेटमेंट जो कभी गलत नहीं होगा, राइट। तो कुछ ऐसी स्टेटमेंट है कुछ ऐसी स्टेटमेंट्स हैं बच्चों जो लाइक मैं बताता हूँ आपको। आपको असाइनमेंट शेयर किया हो मैंने इसका बेटा? कंफर्म करो पहले इसका। हमारे बैच में होना चाहिए, ग्रुप में शेयर्ड होना चाहिए, चेक करो। सर लास्ट एओडी वाला ही था। और हाँ, एओडी वाला उसी में होना चाहिए बेटा, इसको पहले एओडी में पढ़ाया करते थे इसको सब कुछ। ठीक है इसमें है। ओके, सबसे पहले बच्चे मीन वैल्यू थ्योरम के अंदर दो थ्योरम्स आती हैं। पहली आती है बेटा रोलेज थ्योरम, और दूसरी आती है बेटा लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम। उसके बारे में बात करते हैं अभी। पहले रोलेज थ्योरम क्या कहती है उससे बात कर लेते हैं। ठीक है, रोले एक मैथमेटिशियन, उन्होंने तीन स्टेटमेंट बोली। पहली कि अगर आपका फंक्शन कंटिन्यूस है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल ऑफ ए कॉमा बी। ठीक है, अगर आपका फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस है। दूसरा उन्होंने बोला कि अगर आपका फंक्शन फॉर ऑल एक्स ओपन इंटरवल ऑफ ए कॉमा बी के लिए डिफरेंशिएबल भी है। और तीसरी स्टेटमेंट उन्होंने बोली कि अगर आपका पूरा फंक्शन, मतलब आपका फंक्शन में एक्सट्रीम वैल्यूज पे जो आउटपुट है वो दोनों सेम है, यानी एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी के इक्वल है, तो आप ये कह सकते हैं कि रोलेस थ्योरम वेरीफाइड। ठीक है, रोलेस थ्योरम जो है वो वेरीफाई होती है, वेरीफाइड, राइट। और इसका मतलब क्या है? देयर मस्ट एग्जिस्ट, देयर मस्ट एग्जिस्ट एट लीस्ट वन वैल्यू ऑफ एक्स इक्वल टू सी। हम इसको मान लेते हैं ना, वो वैल्यू से सी है। और इस सी की खास बात क्या है कि ओपन इंटरवल ऑफ ए कॉमा बी से होगा, फॉर विच एफ डैश सी जो होगा वो हमेशा जीरो होगा। ठीक है जी, ओके।
एफ डैश सी जो होगा वो क्या होगा बच्चों, 0 होगा। ठीक है बेटा, ओके। इसका क्या मतलब है, जब आप ये स्टेटमेंट फॉलो करते हैं कि भाई फंक्शन कंटिन्यूस है फॉर ए टू बी, तो इसका मतलब सिंपल है कि ग्राफ में कहीं गैप या होल नहीं है, ग्राफ को बनाने के लिए कभी पेन उठाना नहीं पड़ेगा, ये इसका मतलब है, राइट। चलिए, पहला स्टेटमेंट तो क्लियर हो गया कि जी ग्राफ में गैप एंड होल है ही नहीं, ए से लेके बी के, ए फ्रॉम ए टू बी। दूसरा, अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो इसका क्या मतलब है कि ग्राफ में जगह, हर जगह ना, जहां भी ए से लेके बीच, ए के बी के बीच में ना, मान लीजिए एक्स इक्वल टू ए है, एक्स इक्वल टू बी है, ऐसा करके कहीं भी खड़े होके आप टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो, कि डिफरेंशियबिलिटी का मतलब है कि टेंजेंट परमिटेबल है, राइट। टेंजेंट्स ड्रॉ करने में कोई दिक्कत नहीं है। तीसरी चीज जो आ रही है बेटा, वो आ रही है एफ ऑफ ए इज इक्वल्स टू एफ ऑफ बी। इसका क्या मतलब है, अब अगर फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा तो क्या लगता है तुम्हें, कभी एफ ऑफ ए इक्वल्स टू एफ ऑफ बी आएगा? आंसर इज नो। अगर फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा तो क्या कभी एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी के इक्वल आएगा? आंसर अगेन नो। बट तुम तो कह रहे हो कि सर हमारा एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी के इक्वल आया है, इसका मतलब फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग नेचर का नहीं है। तो फंक्शन ऐसे किसी नेचर का है, या तो ग्राफ ऊपर से नीचे आया है जिसकी वजह से जो एफ ऑफ ए है और जो एफ ऑफ बी है वो आपको दोनों सेम देखने को मिले हैं, राइट। ओके, तो दिस इज ये और ये, राइट। इसका मतलब ग्राफ में एक यू टर्न है, ग्राफ में क्या है, यू टर्न। ठीक है। अच्छा, बच्चा बोलता है सर ग्राफ में शार्प टर्न भी तो हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता कि ग्राफ ऐसे कट करके ऐसे आ रहा हो। बट तुमने ना पॉइंट नंबर 2 में गारंटी ली है कि तुम्हारा फंक्शन इन बिटवीन ए एंड बी डिफरेंशिएबल है। इसका मतलब ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि शार्प टर्न पे डिफरेंशिएबिलिटी चली जाती है। तो अगर आप गारंटी ही ले रहे थे कि ए से बी के बीच में फंक्शन डिफरेंशिएबल है, राइट, तो कैसे कह दोगे कि ग्राफ शार्प टर्न लेके आया है? ग्राफ शार्प टर्न ले ही नहीं सकता है, ठीक है। अच्छा, अच्छा चलिए ठीक है, मान लीजिए यू टर्न एस्टैब्लिश हो गया। अब क्या करें, तो जब यू टर्न का जो टर्निंग पॉइंट है, जहां ग्राफ जो है ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर जा रहा था, उस पॉइंट पे जाके हम एक टेंजेंट बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं दोस्तों? टेंजेंट। और वो है दोस्तों सी। तो ये पॉइंट हो गया तुम्हारा सी कॉमा एफ ऑफ सी, राइट। और इस टेंजेंट की खास बात क्या है कि ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। अगर हम एक्स एक्सिस के स्लोप की बात करें तो 0 है, तो इसका मतलब जो इस टेंजेंट का स्लोप होगा वो भी 0 होगा। और कैलकुलस की लैंग्वेज में बात करें तो ये एफ डैश सी 0 होगा। क्लियर है बच्चों? अगर हम कैलकुलस की लैंग्वेज में बात करें तो ये एफ डैश सी 0 होगा। नाउ चेक करो, पॉइंट बाय पॉइंट सबको समझ में आया कि नहीं आया? कंटिन्यूटी का मतलब नो गैप नो होल, ठीक है। डिफरेंशियबिलिटी का मतलब कहीं भी टेंजेंट ड्रॉ करो, कोई दिक्कत नहीं। एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी का मतलब ग्राफ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग नेचर का नहीं था, इसका मतलब ग्राफ में यू टर्न अवेलेबल है। ये रोले थ्योरम वेरीफाई हुई, और फिर रोले ने गारंटी दी दैट देयर मस्ट एग्जिस्ट एटलीस्ट वन वैल्यू। नाउ व्हाई वी आर सेइंग एटलीस्ट वन वैल्यू? सर आपने तो एक ही वैल्यू बताई है, x इक्वल टू सी, बट आप कह रहे हो कम से कम एक वैल्यू, मतलब एक से ज्यादा भी हो सकती है, ऑफ कोर्स हो सकती है। अगर आप इस ग्राफ ग्राफ को इस नेचर में डाल दो, ये लो, ठीक है। तो ये वाला जो पॉइंट होगा वो ए कॉमा एफ ऑफ ए होगा, ये इसकी हाइट हो गई, ये एक्स इक्वल टू ए हो गया। उसके बाद ये इसकी हाइट हो गई, बी कॉमा एफ ऑफ बी हो गया।
एक्स इक्वल टू बी, और ये एफ ऑफ बी। टेल मी बेटा, कंटिन्यूटी दिख रही है ए से लेके बी के बीच में? ग्राफ कहीं टूटा ही नहीं, हर जगह क्या है, डिफरेंशियबिलिटी है। तो इसका मतलब, और तो और एफ ऑफ ए की जो हाइट है एफ ऑफ बी के हाइट के इक्वल है। अब बताओ इसमें कितने यू टर्न दिख रहे हैं, चलो गिन के बताओ ग्राफ में कितने यू टर्न दिख रहे हैं। एक C1 पे दिख रहा है मुझे, एक C2 पे भी दिख रहा है बेटा, एक C3 पे भी दिख रहा है बेटा, एक C4 पे भी दिख रहा है, एक C5 पे भी दिख रहा है। इन सारे टेंजेंट का क्या मतलब है बेटा, बोलिए। इन सब जगह आपको टेंजेंट का स्लोप जीरो देखने को मिलेगा, राइट। चलो, अब आपको समझ में आ गया है कि रोले अंकल आपको दुनिया में क्या कह गए थे, ठीक है। अब सवाल ये उठता है कि सीयूटी इसमें क्या पूछ लेगा। फिलहाल इसे कॉपी करो सारे को, इस सबको अच्छे से कॉपी करो। मीन वैल्यू थ्योरम में दो थ्योरम है, एक रोलेज और एक लैग्रेंजेस। अब रोले अंकल जो कह गए थे वो तुम्हारे सामने है। अभी क्या लगता है, थ्योरम प्रूव करवाएगा तुमसे सीयूटी वाले? मैं बताता हूँ क्या पूछेगा इसमें। अगर मुझे एमसीक्यू क्वेश्चन बनाना हो, और वो भी इसमें से बनाना हो रोलेज या लैंग्वेजेस के ऊपर, तो मैं रेयरली थ्योरम वेरीफाई करवाऊंगा ना। सब्जेक्टिव पेपर थोड़ी ना हो रहा है जो मैं पॉइंट बाय पॉइंट कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी और एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी चेक कर रहा हूँ तुम्हारे साथ, राइट। ये जब सारा कॉपी हो जाए तो को होस्ट के चैट बॉक्स में लिखो डन। सारी रिसर्च अच्छे से कॉपी करना, मिलेगी नहीं तुम कितनी शॉर्ट में लिखी हुई गई। ओए अमन, ये अमन जी लिखा हुआ है तुम्हें, है भाई? मैं तो घबरा गया, मैंने कौन सा ये मेरी क्लास अटेंड कर रहा है भाई। ये अमन जी के पीछे क्या वजह हो सकती चेंज कर देता है। है? नहीं नहीं, मजाक कर रहा हूँ यार, क्यों चेंज करना है, अच्छी बात है। आदत डाल जी लगाने के पीछे, दुनिया को भी जी बोलना पड़े। अच्छा, अच्छी चीज है यार, क्या दिक्कत है इसमें। भाई जो जो कॉपी कर रहे हो को होस्ट के चैट बॉक्स में लिख देना। ये होस्ट वाला नहीं देख पाता मैं, क्योंकि उस पर तुम्हें पढ़ा ही रहा हूँ। को होस्ट का चैट बॉक्स है, उसमें डन लिखते चले जाओ ताकि मैं आगे बढ़ूं और क्वेश्चंस के बारे में बात करें कि इस पे क्या पूछ लूंगा मैं आपसे। यार लास्ट चलो, क्लास में टेंजेंट तक ही था। क्या कह रहा है, दोबारा बोल। लास्ट क्लास में आपने टेंजेंट तक कराया था। हाँ, 10 दिन तक कराया था, लेक्चर अपलोड कर दिया था बेटा उसका। यस। प्लेलिस्ट दे रखी है, उसको अपने आप चेक कर लिया करो, उसमें सब आ जाता है अपने आप। सर मैं प्रीवियस ईयर पेपर्स देख रहा था, एओडी के सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं वैसे ऑन एवरेज। अच्छी बात है, देन तुम्हारा सिलेक्शन हो जाना चाहिए। ओडी तो आसान है। तो ये ओडी में तो है ही क्या, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग रेट ऑफ चेंज, टेंजेंट नॉर्मल, ये इसको भी गिन लो, मीन वैल्यू से और मैक्स मिनिमम। 50 में से 40 करने होते हैं कोई से भी, ऐसे ही है ना अभी भी।
यस हाँ जी सर। सर लेकिन इस थ्योरम से ये तो नहीं बता सकते ना कि कितने पॉइंट ऑफ होंगे यहाँ पे इफ दैट सी जीरो है। बता सकते हैं बेटा, बिल्कुल केपेबल है, बता देंगे, खुद ही बता देगा ये भी। अभी करते हैं इसको, ठीक है जी। क्वेश्चन लिखो। रोले अंकल ने जो कहा, अब इसका एप्लीकेशन क्या है? अब ऑब्वियसली सीबीएसई में तो हम प्रॉपर वेरीफाई कराते हैं कि भैया मेरी बात सुन, तो वेरीफाई करके दे, ठीक है। पर सीयूटी में सब्जेक्टिव पेपर है नहीं, तो मैं ये भी नहीं कह सकता कि तुमको वेरीफाई करो। हाँ, मैं तुमसे ये पूछ सकता हूँ, ठीक है, क्या पूछ सकता हूँ बताता हूँ भी आपसे। जैसे मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, जैसे क्वेश्चन आ गया, मान लो एट व्हाट पॉइंट ऑन द कर्व y is equal to e to the power 1 minus x square for all x belongs to minus 1 to 1, the tangent is parallel to x axis। और नीचे चार ऑप्शन दे देगा पॉइंट्स के, ठीक है जी। अब पॉइंट्स भले ही एक दे, एक से ज्यादा दे, ठीक है, तो चार ऑप्शन तेरे को पॉइंट के दे देगा। फॉर एग्जांपल वो दे देगा मान लो 0,2e, या फिर बोल देगा तुमको कि 2e,0 आ रहा है, या फिर बोल देगा 0,e आ रहा है, या फिर बोल देगा e,0 आ रहा है। इनमें चारों में से पॉइंट चूज करना है आपको। यार सिंपल सी बात है, आप इस क्वेश्चन को पढ़ते ही समझ जाओ ना कि तो रोले है कैसे। ये लोकस दिया हुआ है, ये इंटरवल दिया हुआ है, और टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस बता रहा है। तो अगर रोले वेरीफाई हो गई, अगर रोले थ्योरम वेरीफाई हो गई, लेट्स से एक ऑप्शन इसमें ये भी लिख देते हैं, ठीक है जी, हम इसमें एक पॉइंट, इसमें ऑप्शन ये भी लिख देते हैं कि डज नॉट एग्जिस्ट, ऐसा भी लिख देते हैं। ऐसा भी सपोज एक ऑप्शन लिख लेते हैं। तो अगर मैं तुम्हारे को एक लोकस दे रहा हूं और उसका कट ऑफ दे रहा हूं -1 to 1, पूछ रहा हूं कि क्या इस कट ऑफ में टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस बनाई जा सकती है, उसमें भी एक ऑप्शन लिख रहा हूं डज नॉट एग्जिस्ट। तो इसका मतलब अगर रोले वेरीफाई नहीं हुई तो ये नेसेसरली नहीं कहा जा सकता कि यू टर्न आया होगा। आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है, ठीक है जी। फिलहाल इसमें तो रोले वेरीफाई करना शुरू करते हैं। तो आपका जो y है वही तो फंक्शन है, एंड फॉर्चुनेटली वो तुमने e की पावर 1 माइनस एक्स स्क्वायर दिया हुआ है। चल, तो मुझे एक बात बताओ, आपने इन शॉर्ट मुझे एक्सपोनेंशियल फंक्शन दे दिया, ठीक है बच्चों। दुनिया के सभी फंक्शन, ये ध्यान से सुनना जरा मैं क्या कह रहा हूं, दुनिया के सभी फंक्शन अपने डोमेन में जनरली कंटिन्यूस होते हैं, ठीक है। जनरली क्या होते हैं? कंटिन्यूस होते हैं। दुनिया के सभी फंक्शन जनरली अपने डोमेन में कंटिन्यूस होते हैं। बट सर तो वर्ड यूज कर रहे हैं जनरली, तो ऐसा कौन सा फंक्शन है जिसका डोमेन है और लेकिन वो अपने डोमेन में कंटिन्यूस नहीं है? अगर आप ध्यान से देखें तो आपको फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स नजर आ जाएगा, सिग्नम नजर आ जाएगा, बॉक्स नजर आ जाएगा। अगर आप मुझसे पूछो बॉक्स क्या है, तो मेरे पास इसका डोमेन होता है रियल नंबर। लेकिन अगर मैं इसका ग्राफ बनाने जाता हूं तो सब बच्चों को पता है कि ग्राफ इस नेचर का रहता है। तो कितने लोगों को दिख रहा है कि ग्राफ तो साफ साफ देखा जा सकता है कि टूट रहा है, और कमाल की बात है उसका डोमेन क्या है? रियल नंबर, राइट। तो कहने का मतलब बहुत क्लियर है कि जनरली दुनिया के सभी फंक्शन अपने डोमेन में कंटिन्यूस रहते हैं। कुछ एक फंक्शन है जो अपने डोमेन में डिसकंटिन्यूटी दिखा सकते हैं, बट वो नॉन यूनिफॉर्म फंक्शन है। वो कौन है दोबारा बताइए बेटा? वो नॉन यूनिफॉर्म फंक्शन है। ये बॉक्स एक्स के पीसेस बनते हैं,
0 से 1 में अलग आउटपुट, 1 से 2 में अलग आउटपुट, 2 से लेके 3 में अलग आउटपुट। तो जो पीस वाइज फंक्शन होते हैं, जिसे तुम नॉन यूनिफॉर्म फंक्शन भी बोलते हो, उनको लेके केयरफुल रहा करो, उनको लेके केयरफुल रहा करो। तो चलो अब आप मुझे बताइए, क्या कभी तुमने एक्सपोनेंशियल फंक्शन को पीस वाइज की कैटेगरी में पढ़ा है? तो जवाब है नहीं। ई की पावर एक्स जो है बेटा, वो पीस वाइज फंक्शन नहीं है, यानी नॉन यूनिफॉर्म फंक्शन नहीं है। आप बताओ, आपकी नॉलेज में कौन कौन से फंक्शन नॉन यूनिफॉर्म याद आ रहे हैं? एक बेटा मॉडुलस होता था, एक सिग्नम होता था, एक बॉक्स है, एक फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स है। तो बी केयरफुल अबाउट दीज फोर फंक्शंस। ये जो चार फंक्शन है, ये अपने डोमेन में डिसकंटिन्यूअस भी हो सकते हैं, क्योंकि ये नॉन यूनिफॉर्म फंक्शन है। सो मेक श्योर कि इनकी कंटिन्यूटी चेक करके बात करी जाए। इनके बारे में अगर बात करी जा रही है तो इनकी कंटिन्यूटी चेक करके बात करी जाए, राइट? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसका मतलब ये आपका फंक्शन प्योर यूनिफॉर्म है, तो कंटिन्यूटी तो नहीं गई होगी इसकी कहीं भी, राइट? अपने डोमेन के अंदर। इसका डोमेन है, बाय द वे, इसका डोमेन है रियल नंबर। ये ध्यान रखना, इसका डोमेन है रियल नंबर। तो रियल नंबर का ही तो पार्ट है ये, तो कोई मुद्दा ही नहीं कंटिन्यूटी को लेके। अच्छा, यही एक रूल आगे डिफरेंशियबिलिटी के लिए भी कैरी फॉरवर्ड हो जाता है कि दुनिया के सारे फंक्शन जनरली अपने डोमेन में डिफरेंशिएबल भी होते हैं। लेकिन फिर वही वाली बात है कि सर आप जनरली वर्ड क्यों यूज कर रहे हो? तो बेटा नॉन यूनिफॉर्म फंक्शन ना, नॉन यूनिफॉर्म फंक्शंस के साथ मुद्दा है, डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी पड़ेगी अगर कोई नॉन यूनिफॉर्म फंक्शन आता है रास्ते में, अदरवाइज नहीं करनी पड़ती चेक। एनीवेज, आप इसका डेरिवेटिव भी करके देख सकते हो। बताओ बेटा, dy बाई डी एक्स याद आएगा तुम्हारा e की पावर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हो गया माइनस 2x। और एक बात बताओ, ये डिवाइड बाई 1 हो रहा है, तो इसका मतलब इसका आंसर नॉट डिफाइन कभी आएगा नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि इससे हमेशा स्लोप मिलेगा आपको, ऐसा नहीं होगा कि स्लोप देने से मना कर दे। तो इसका मतलब ये डिफरेंशिएबल है। जब कोई फंक्शन हर जगह स्लोप प्रोड्यूस कर सकता है, तो इसका मतलब वो कौन है? वो डिफरेंशिएबल है दोस्तों, वो डिफरेंशिएबल है। ठीक है जी, ओके। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू -1 to 1 के लिए ओपन इंटरवल है। ये क्या है? ओपन इंटरवल है। ठीक है बच्चे, कर लीजिए बेटा इस। अच्छा ठीक है, अब कंटिन्यूटी तुम्हारी आ गई है, डिफरेंशिएबिलिटी बेटा तुम्हारी आ गई है, राइट? अब तुम आ जाओ एक्सट्रीम पॉइंट्स के ऊपर, राइट? तो एक्सट्रीम पॉइंट कौन है? -1 and 1। अब आप चेक करो f ऑफ -1 क्या आता है, तो वो तो आप इस फंक्शन में वैल्यू डाल दो ना, बात खत्म हो जाएगी। e की पावर 0 मतलब 1, और f ऑफ 1 में फंक्शन में वैल्यू डाल दो, तो भी ये e की पावर 0 1 आ जाएगी। तो f ऑफ -1 किसके इक्वल आ गया बेटा? f ऑफ 1। ठीक है, ओके। अब मुझे आप बताओ क्या होता है? हाँ जी, क्या होता है? रोले हो गया अप्रूव भाई, इसमें तो रोले वेरीफाई हो गया। रोले वेरीफाई हो गया तो अब एक काम करो, f डैश सी जो तुमने निकाला है उसको 0 पुट कर सर दो। ऑप्शन में कुछ गलती नहीं है? किसमें गलती है बेटा बताओ? सर ऑप्शन में वो देख लेते हैं बेटा, वो तो मैंने ऐसी लिख दी है, हो सकता है कि मैंने मजाक मजाक में लिख दी हूँ। ठीक है, अभी चेक कर लेंगे। एफ डैश सी इक्वल टू क्या हो गया? 0 है। तो जो हम आंसर निकालेंगे सो निकल आएगा अभी, मेरे हिसाब से आंसर आ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं, रुक जरा। अच्छा, जो सी है वो ओपन इंटरवल ऑफ -1 and 1 के बीच में होना चाहिए। बेटा एफ डैश एक्स है तुम्हारे पास? हाँ, इसी को एफ डैश एक्स बोलते हैं। दिस इज योर एफ डैश एक्स। तो इसका मतलब ये हो गया -2c e की पावर 1 माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ऑब्वियसली यहाँ तो c 0 रहा होगा, नहीं तो e की पावर 1 माइनस सी स्क्वायर 0 रहा होगा। जितनी भी जनता e को जानती है, उसके ग्राफ को जानती है, they know it very well कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन का आउटपुट कभी भी 0 भी नहीं होता बेटा। 0 तो होता ही नहीं, ग्राफ को टच ही नहीं करता, नेगेटिव होता ही नहीं है। तो इसका मतलब क्या है? इसका आउटपुट हमेशा पॉजिटिव होगा। तो ये तो भूल जाओ कि किसी वैल्यू के लिए इसने 0 दिया होगा। इसका मतलब आंसर इसका तो नो सोल्यूशन हो गया। अब रह गई बात सी की वैल्यू क्या? वो 0 है। ये भी मैं तब एक्सेप्ट करूंगा जब रोले अंकल कह गए थे कि -1 and 1 के बीच में हो, तो है ना भाई, -1 and 1 के
बीच में है। चलिए, अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा, सी या पॉइंट? तो उसने पॉइंट पूछा था, तो पॉइंट बेटा, पॉइंट पॉइंट पूछा है, ये लोकेशन है, ये पॉइंट है। पॉइंट का मतलब सी कॉमा एफ ऑफ सी। तो अब मुझे बताओ रिक्वायर्ड पॉइंट कौन सा है, बोलो बेटा। रिक्वायर्ड पॉइंट जो है वो सी कॉमा एफ ऑफ सी है, विच मीन 0, एफ ऑफ 0 है, विच मीन्स एफ ऑफ 0 यहां से निकालो, यहां से निकालो एफ ऑफ 0। तो यहां से निकालोगे तो x0 पुट कर दो तो क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा बेटा। तो ऑप्शन कौन सा है ये, क्या तो सही बेटा, सी ऑप्शन है। तो टेक योर टाइम, कॉपी करो इसको अच्छे से। ये है बेटा, मतलब ना बेसिकली अगर मुझे रोले के ऊपर कोई क्वेश्चन एमसीक्यूज में पूछना हो तो दिस इज द ओनली वे दैट आई कैन आस्क, राइट। अब मैं ये तो नहीं बोल सकता कि रोले वेरीफाई करके दिखाओ। सर तो फॉर वेरिफिकेशन हम वो पूरा प्रोसीजर फॉलो करेंगे, स्टेप 1। वेरिफिकेशन प्रोसेस इसलिए फॉलो करना जरूरी है क्योंकि उसने ऑप्शन में ना एक डाल दिया था क्या, अगर अगर ये नहीं डाला होता तो मैं वेरिफिकेशन नहीं करता, मैं डायरेक्टली इसका डेरिवेटिव करके इक्वल टू 0 पुट करके काम कर रहा होता। ठीक है, क्योंकि फिर तो तुमने 4 ऑप्शन में पॉइंट लिख ही रखे हैं, फिर तो मैं पॉइंट निकालूंगा सीधे। गॉट इट। यस। ये तो तुमने ये लिख दिया तो मुझे वेरिफिकेशन में उतरना पड़ा कि भाई देख लो, पता लगा पॉइंट ही नहीं आ रहा है। भी कॉपी कर लेना ये। हम्म, आया बच्चों समझ में? दिखा जाए अगला क्वेश्चन। यस सर। जैसा कि इस स्पर्श ने पूछा था कि सर क्या ये एक से ज्यादा पॉइंट्स को भी डिकोड करके दे सकता है, तो चलिए उस पर भी बात कर लेते हैं कि क्या एक से ज्यादा पॉइंट्स को डिकोड करके दे सकता है। ऑफ कोर्स देगा, अगर एक से ज्यादा पॉइंट्स आ रहे हैं तो क्यों नहीं देगा। एक्चुअली स्पर्श है ही क्या, फंडा ही क्या है ना, जब तू एफ डैश सी इक्वल टू 0 को पुट करेगा तो वो सारे पैरामीटर्स एक्सपोज हो जाएंगे। अब तो तेरा अनफॉर्चुनेटली रिजेक्ट हो गया, अदरवाइज ये भी एक इंफॉर्मेशन दे रहा होता। बोल हाँ या ना, बोलो यस स्पर्श। सर। यस सर। यस सर। डोंट वरी, आएंगे आएंगे तो आएंगे, सारे आएंगे। ठीक है जी, अगर आने होंगे तो सारे एक्सपोज होंगे, चिंता मत कर। एक क्वेश्चन लिख, मैं तेरे को दे रहा हूँ उसमें ना, जिसमें ये मिल जाए तेरे को। ये एफ एक्स लिख, साइन एक्स माइनस साइन 2x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल ऑफ 0 से पाई। ठीक है जी, साइन एक्स माइनस साइन 2x, राइट। और आपको वही बताना है
कि वैल्यू ऑफ C for which F for which या at which ना, at which कर लो, for which की जगह at which tangent is parallel to, बोलो, tangent is parallel to x axis। आइए, ये तो रोले पूछ रहा है सीधे सीधे भाई। तो ऑप्शंस हैं, पहला cos इनवर्स 1 प्लस √33 by 8। ऑप्शन बी cos इनवर्स 1 minus √33 by 8। ऑप्शन सी both A and C। ऑप्शन डी नन। अब ये नन लिख के फिर फंसा दिया इसने। अगर रोले फेल हुई तो मैं कहां से बताऊंगा इसको? तो रोले वेरीफाई करनी पड़ेगी मन में। भाई ऐसा है, साइन एक कंटिन्यूअस फंक्शन है, दूसरा साइन भी कंटिन्यूअस फंक्शन है, और दो, सुन लो, दो कंटिन्यूअस फंक्शन का सम, दो कंटिन्यूअस फंक्शन का डिफरेंस, दो सम कंटिन्यूअस फंक्शन का मल्टीप्लीकेशन, और दो कंटिन्यूअस फंक्शन का डिफरेंस, सॉरी डिवीजन, कंडीशनल की g(x) 0 नहीं रहा हो, कंडीशनल की g(x) 0 नहीं रहा हो, हमेशा कंटिन्यूअस होते हैं, वेरीफाई करने की नीड नहीं है। और सुनिए, अगर एफ एंड जी कंटिन्यूअस हैं तो FOF, GOG, FOG और GOF, यानी कि इनकी कॉम्पोजिशंस भी क्या मिलेंगी? कंटिन्यूअस मिलेंगी। फॉर एग्जांपल, अगर मुझे बोल दिया जाए कि मॉड साइन एक्स की कंटिन्यूटी चेक करो, भाई साहब मैं नहीं करूंगा चेक कंटिन्यूटी इसकी, बताता हूं क्यों। क्योंकि मैं बोलूंगा देखो जी साइन कंटिन्यूअस है, मॉड कंटिन्यूअस है, तो अगर आप साइन एक्स को fx मान रहे हो और मॉड एक्स को gx मान रहे हो, तो आप तो g ऑफ f लिख के बैठे हो। चेक करो, g ऑफ f लिखने का मतलब g इज अ फंक्शन ऑफ fx कौन है? साइन x, और g ऑफ साइन x का मतलब हो जाएगा मॉड ऑफ साइन x। सो प्रैक्टिकली अगर f एंड g कंटिन्यूअस हैं, उनका सम, उनका डिफरेंस, उनका मल्टीप्लीकेशन, उनका डिवीजन, कंडीशनल की g(x) 0 नहीं हो रहा हो, और उनका कोई भी कॉम्पोजिशन चेक करने की नीड नहीं है, बाय डिफॉल्ट दे आर कंटिन्यूअस, राइट? ये बात हमेशा दिमाग में रखें। चलिए अब मुझे बताइए, क्या मुझे इसकी कंटिन्यूटी पे टाइम खराब करना चाहिए? तो जवाब है क्यों करूं भाई, साइन कंटिन्यूअस है, साइन 2x कंटिन्यूअस है, दोनों का डिफरेंस कंटिन्यूअस होगा। आगे बढ़ते हैं, डिफरेंशिएशन कर लेते हैं। डिफरेंशिएशन कर लेते हैं तो f डैश x, तो साइन का डेरिवेटिव cos x होता है, और साइन 2x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? माइनस साइन 2 माइनस cos 2x, और साथ में 2 cos 2x हो जाएगा, 2 मतलब 2 हो जाएगा, राइट? तो बच्चों, मन के सच्चों, ये बताओ, क्या ये कभी भी, क्या ये वैल्यू कभी भी नॉट डिफाइन प्रोड्यूस कर सकती है क्या? देखो, साइन का खुद का एंगल, सॉरी कॉस का खुद का तो कोई ऐसा एंगल है नहीं जो इसका नॉट डिफाइन आंसर दे सके। हाँ, एक पॉसिबिलिटी ये है कि डिवाइड बाई अगर 0 हो जाता, बट क्यों हो रहा? ये तो 1 से डिवाइड हो रहा है बेटा। डिफरेंशिएबिलिटी को लेके कोई डाउट इफ एंड बट नहीं है मेरे माइंड में, राइट? अब आ जाओ, एफ ऑफ 0 क्या होगा? तो बेटा वो तो इसमें डालना, इसी फंक्शन में डालने का पता लगेगा ना कि एफ ऑफ 0 क्या होगा। साइन 0 0 होता है, साइन 2 0 भी 0 ही होगा, और कमाल की बात है एफ ऑफ पाई, साइन पाई भी 0 होता है और साइन 2 पाई भी 0 होता है, तो 0 माइनस 0 0। अरे तो दोनों सेम आ रहे हैं, दोनों सेम आ रहे हैं, तो भाई तुम्हारी लॉटरी लग गई, रोले वेरीफाई हो गई। एफ डैश सी निकालना शुरू कर सकते हैं। एफ डैश सी निकलेगा यहां से ना, क्योंकि एफ डैश एक्स यहां लिखा हुआ है, तो ये हो जाएगा कॉस सी माइनस 2 cos 2c इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को जो सॉल्व कर लेगा उसे सी मिलना शुरू हो जाएगा। भाई तुम क्या कोई कॉस का हाफ एंगल जानते हो जो कॉस की टर्म नहीं हो? बिल्कुल जानते हैं। 2 cos स्क्वायर सी माइनस 1 इक्वल टू 0। ब्रैकेट खोलूंगा तो 4 cos स्क्वायर सी माइनस माइनस प्लस 2 प्लस cos सी इक्वल टू 0, जिसका मतलब हो गया दोस्तों, ये लो। क्या हम इसकी मिडिल टर्म कर पाएंगे? लगता तो नहीं कर पाएंगे। तो नहीं कर पाएंगे तो चुपचाप किस में चले जाओ, डी मेथड में चले जाओ। माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ
बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। ओके, तो सर आफ्टर दिस -4 cos square c है, क्या कह रहे हैं? -4 cos square c का। बेटा ये 2 to the 4 अच्छा माइनस में था, ठीक है। ओके 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 जी, बिल्कुल ठीक है। हाँ भाई माइनस में आएगा, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। तो b की वैल्यू कितनी है? 1 प्लस माइनस बी स्क्वायर। तो तुम्हारा बी स्क्वायर हो गया तुम्हारा कितना? 1 का स्क्वायर 1, और 4 to the 8, 8 4 the 32, तो 1 प्लस 32 हो जाएगा ये। तो 2a मीन्स 2 इंटू माइनस 4, 2 इंटू माइनस 4। तो माइनस बी में आ गया -1, ये माइनस है, ये -1 है यार, ठीक है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा ऊपर से माइनस साइन कैंसिल, कॉमन ले लेना, तो ये 1 माइनस प्लस की जगह प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा, और ये √33 हो जाएगा, और नीचे आंसर 8 हो जाएगा। चेक करो भाई सी की वैल्यू। भाई मुझे एक बात बताओ, सिंपल लॉजिक है कि आपका जो भी सी आना था वो इस ब्रांच के बाहर नहीं जाना है। कौन सी ब्रांच के बाहर? जो आपका इंटरवल लिखा हुआ है। तो मुझे एक बात बताओ, अगर आप मुझसे पूछ रहे हो कि सी क्या है, तो मेरे को दिख तो वैसे ये रहा है, ठीक है बेटा, लेकिन समस्या क्या है कि सी को हर हालत में ओपन इंटरवल ऑफ 0 से पाई होना है। तो सीधी सी बात है, अगर सी को ओपन इंटरवल ऑफ पाई होना है, ये 0 से पाई होना है, तो कॉस सी को -1 to 1 होना है। लिखो सी फॉर क्लियर, अगर स्टेप समझ में आया तो। यार अगर तुम कॉस को एंगल दे दोगे 0 से पाई, तो उसकी वैल्यू -1 से 1 वेरी नहीं कर जाएगी? तो सिंपल है। अब अगर तुमको ये लगता है कि ये जो वैल्यू है वो -1 से 1 के बीच में है, गो अहेड, आंसर दोनों मार्क करो, और अदरवाइज वो मार्क करो जो ये सब इसके बीच में आ रहा है। दोनों क्यों करूंगा फिर मार्क में? बताइए बेटा। तो भाई अप्रोक्सीमेटली √33 की वैल्यू क्या होगी? √33 की वैल्यू, वैसे तो अप्रोक्सीमेशन सिखा दिया तुमको, तुम चाहो तो डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हो। अच्छा, √33 की जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू होगी आपके अंदाजन, मैं बताता हूँ, 25 का स्क्वायर रूट 5 है और 36 का स्क्वायर रूट 6 है, तो 5 और 6 के बीच में पकड़ लो, 5.3 पकड़ लो, ऐसी ऐसे रैंडम बोल रहा हूँ मैं, मुझे भी नहीं पता, 5.3 ऐसे रैंडम ले लिया। तो एक बात बताओ यार, अगर मैंने इनको ऐड किया तो भी डिवाइड बाई 8 है, और इनको सब्ट्रैक्ट किया तो भी डिवाइड बाई 8 है। इन एनी केस डिनोमिनेटर बड़ा है, वैल्यू आएगी पक्का -0 पॉइंट समथिंग, चाहे प्लस माइनस आए चाहे कुछ भी आए, लेकिन आएगी 0 पॉइंट समथिंग, जो कि पक्का -1 और 1 के बीच में आएगा। आंसर कौन सा मार्क करूं बच्चों? ए मार्क करूं, बी मार्क करूं, या सी करूं? बी तो सवाल ही नहीं उठता, रोल वेरीफाई हुई है, तो सी आंसर है, क्योंकि दोनों ही आंसर आपके -1 to 1 के बीच में आने वाले थे। ठीक है, कर लो कॉपी इसको। तो ये लो भाई, तुम्हें एक ऐसा सवाल भी करा दिया जिसमें सी एक से ज्यादा निकल गया। सर अगर इसके रियल रूट नहीं होते तब क्या होता? इम्पॉसिबल है ना, रोले थ्योरम आई है तेरी, रोले थ्योरम तेरी वेरीफाई हुई है ना। यस सर, यस। तो रोले वेरीफाई हुई है, तो उसने क्या गारंटी दी थी? रोले अंकल क्या कह गए थे कि भैया जिस भी फंक्शन ने मेरे ये 3 स्टेप मान लिए, उसके पास कम से कम एक सी है। अब तू कह रहा है कि सर इसके रियल रूट्स नहीं आएंगे, ना आए तो क्या होगा? अरे भाई ऐसा कैसे हो जाएगा? रोले वेरीफाई होने के बाद कम से कम एक रियल रूट आएगा जो तुझे दिखेगा पक्का। नहीं तो रोले अंकल फेल नहीं हो गए, उनकी रिसर्च कैसे होगी? उनकी रिसर्च ही नहीं मानी जाती फिर तो। चलो एक सवाल करो, ये अगर कॉपी कर लिया तो। अभी आ रहा है समझ में रोले? मुश्किल तो नहीं लग रहा? आवाज नहीं आएगी, बहुत टफ है इसका मतलब है, आवाज ही बंद होगी। सर तो ये काफी लंबा क्वेश्चन नहीं है उस हिसाब से। अरे नहीं यार, बड़े आसान क्वेश्चन आएंगे, रुक ना, ये तो मैं अभी रोले पढ़ा रहा हूँ, एमसीक्यू थोड़ा ना पढ़ा रहा हूँ मैं, तो रोले का कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। तो कॉन्सेप्ट बता दूंगा तो सवाल तो तू कुछ भी कर देगा उठा के जाके। हाँ
मानता हूँ भैया, ये तो मैं मानता हूँ। मैं तभी तो कह रहा हूँ मेरी शीट से ज्यादा वो जो क्वेश्चन बैंक है ना तुमको दे रखा है, वो उसको करो, उसमें कम से कम टू द पॉइंट क्वेश्चंस मिलेंगे तुम्हें। जो मार्केट में क्वेश्चन बैंक है ओसवाल वगैरह के या किसी और के भी, उनसे सर करना वो ज्यादा मुश्किल होगा। हाँ बेटा, कॉपी कर रहे हैं क्या? सर वो -1 प्लस माइनस था, आपने फिर नीचे +1 लिखा था। क्या कह रहा है, बोल दोबारा। वो सर -1 प्लस माइनस था ना, √33, तो फिर आपने नीचे वो 1 प्लस माइनस लिख दिया। नहीं वो बेटा, ये तो माइनस साइन कॉमन ले लिया ना मैंने, इसका और इसका कैंसिल हो गया। अच्छा जब हाँ। मैं इसका माइनस कॉमन लूंगा तो ये प्लस माइनस का माइनस प्लस हो जाएगा और नीचे प्लस हो जाएगा, बट रहेगा तो प्लस माइनस ही, तो इसलिए प्लस माइनस वापस लिख दिया। हाँ भाई, लिखो जरा इस क्वेश्चन के बारे में। ये अब तो जैसे स्पर्श कह रहा है कि थोड़ा लंबा टॉपिक है, ऑब्वियसली मैं तो खुद ही, मैंने तो टॉपिक शुरू करते टाइम क्या बोला था मैंने, इसमें सीयूटी क्या पूछने वाला है। ठीक है, लेट्स टेक, लेट्स से ये क्वेश्चन करो। अगर f -9 to 9 है और डिफरेंशिएबल भी है, डिफरेंशिएबल फंक्शन है, ये हमने बोला, सामने से बोला आपको कि डिफरेंशिएबल फंक्शन है। इफ f dash x does not vanish, f dash x कभी वैनिश नहीं हुआ एनीवेयर देन इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? f of -9 इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ f of 9 रहा होगा। बी ऑप्शन, f of -9 f of -9 के इक्वल नहीं आया होगा। सी ऑप्शन, f of -9 f of 9 के इक्वल रहा होगा। डी ऑप्शन, थ्राइस ऑफ f of 9 -2 टाइम्स ऑफ f of -9 इक्वल टू 7 आया होगा। अभी 2 लाइन का जवाब है इसका। जब हम किसी को बोलते हैं कि ये डिफरेंशिएबल फंक्शन है, तो इनडायरेक्टली हम कंटिन्यूटी गारंटी ले रहे हैं। बोलो हाँ या ना। यस भाई सर। मैंने तुमको ये लिखवाया है कि इफ अ फंक्शन इज फाउंड टू बी डिफरेंशिएबल देन इट विल बी कंटिन्यूअस, राइट? ये थ्योरम रिवर्स थ्योरम है, बट उल्टा नहीं पढ़ाया कभी कि जो कंटिन्यूअस है वो डिफरेंशिएबल होगा। मॉड एक्स कंटिन्यूअस है, मॉड एक्स 0 पे डिफरेंशिएबिलिटी लूज कर जाता है। लेकिन अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है, यानी कि तुम उस फंक्शन पे टेंजेंट ड्रॉ कर पा रहे हो, तो इसका मतलब क्या है? वो फंक्शन हमेशा कंटिन्यूअस रहा होगा। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं बेटा। तो इसका मतलब रोले अंकल का स्टेप नंबर 1 ओके है, स्टेप नंबर 2 ओके है। उसके बाद लेकिन तुमने बोल दिया कि f डैश x डज नॉट वैनिश एनीवेयर। वैनिश मतलब खत्म होना, और तुम कह रहे हो खत्म नहीं हुआ। इसका मतलब f डैश x कभी 0 नहीं आया। होल्ड डाउन, होल्ड डाउन, यहां गड़बड़ है। अगर रोले अंकल की बात सारी मान ली जाती, तुम्हें लगता नहीं है कि f डैश x तो पक्का 0 होता? लेकिन ये कह रहा है कि f डैश x तो 0 नहीं होने वाला है, तो नहीं होने वाला है तो रोले फेल हुई है। नहीं होने वाला है तो रोले फेल हुई है, और रोले फेल होने के 3 कारण हो सकते हैं। पहला कारण, आपकी कंटिन्यूटी गई होगी। नहीं, आई स्ट्रांगली अगेंस्ट दिस, कंटिन्यूटी आई है। दूसरा कारण है कि शायद डिफरेंशियबिलिटी लूज हुई हो। यार मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूं कि डिफरेंशियबिलिटी है, राइट? डिफरेंशियबिलिटी गई नहीं है। तीसरा कारण है कि एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी के इक्वल नहीं रहा होगा। हाँ, इट मे पॉसिबल ना, ये हो सकता है। तो अब ए कौन है ये चेक करो, ये तुम्हारा ए है, ये तुम्हारा बी है। इसका मतलब मुझे जो इसका रीजन समझ में आ रहा है रोले फेल होने का, वो एफ ऑफ -9 नहीं रहा होगा इक्वल टू एफ ऑफ 9। अब इस पर कौन सा ऑप्शन मार्क करना है? बी मार्क कर दो। ठीक है, तो ये काफी डायरेक्ट क्वेश्चन था, बोल हाँ या ना। यस सर। यस सर। तो भाई देखो, रोले के कॉन्सेप्ट को समझो। अब डायरेक्ट आएगा इनडायरेक्ट आएगा वो तो झेल लिया जाएगा अपने आप ही। ठीक है जी, डायरेक्ट आए इनडायरेक्ट आए वो तो वहीं पता लगेगा। ठीक है, अब एक क्वेश्चन है, देखो
अब एक ये कॉपी करना है। पर ये बात तो सच है कि अगर इनडायरेक्ट सवाल आया ना इस पे तो लंबा सवाल होगा, वो छोटा नहीं होगा, करना सब कुछ पड़ जाता है उसके अंदर। इफ x इक्वल टू 1 and x इक्वल टू 3 आर रूट्स ऑफ फंक्शन, और फंक्शन दे दिया तुमको हमने x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6। फाइंड आउट जीरोस। सवाल क्या पूछा जा रहा है? फाइंड आउट जीरोस। जीरोस का दूसरा नाम रूट्स भी बोलते हैं बेटा। विच लाइज इन बिटवीन रूट्स ऑफ एफ एक्स, और नीचे 4 ऑप्शन दे देगा। यार एक बात बताओ, इसने तो साफ साफ कहा कि x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 3 आर रूट्स ऑफ दिस। इसका मतलब मैं गारंटी देता हूं कि f ऑफ 1 0 आएगा और सेम एज f ऑफ 3 भी 0 आएगा, बिकॉज तुमने तो बोला है कि इसके रूट्स हैं। रूट्स का काम है पॉलिनोमियल को 0 बनाना, ठीक है। और ये क्यूबिकल पॉलिनोमियल है, कंटिन्यूटी की गारंटी मैं लेता हूं क्योंकि इसका डोमेन रियल नंबर है, और जनरली सारे फंक्शन अपने डोमेन में रियल नंबर कंटिन्यूस रहते हैं एक्सेप्ट नॉन यूनिफॉर्म फंक्शन। बट ये तो नॉन यूनिफॉर्म भी नहीं है, और अगर कंटिन्यूटी आ रही है तो डिफरेंशियबिलिटी की गारंटी मेरी हो गई। इसका मतलब बात खत्म हो गई। जब पूरे पूरे रियल नंबर के लिए मैं कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी गारंटी ले रहा हूं तो इसका मतलब जो इंटरवल आप दोगे उसकी भी गारंटी मेरे पास है। फिलहाल आप क्या चाहते हैं? आप चाहते हैं मुझसे ये इसके जीरोस हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप मुझसे कुछ और चाहते हैं। आप चाहते हैं फाइंड आउट जीरोस ऑफ रूट्स विच लाइज इन बिटवीन। इसके जीरोस निकालने थे, सॉरी, फाइंड जीरोस ऑफ रूट्स ऑफ तो लिखना भूल गए, ऑफ एफ डैश एक्स। ठीक है, एफ डैश एक्स के वो जीरोस निकालिए, सुनो, एफ डैश एक्स के वो जीरोस निकालिए जो किसके बीच में लाई करें? लाइज इन बिटवीन रूट्स ऑफ एफ एक्स। अब एफ एक्स के रूट्स कौन है? 1 and 3। आप समझ रहे हो मैं तुमसे पूछ क्या रहा हूं? मैं तुमसे पूछ रहा हूं कि भाई साहब एफ डैश एक्स 0 कब होने वाला है? और सुनो, जब भी होने वाला है, जब भी होने वाला है वो 1 and 3 के बीच में ही हो, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप एफ डैश एक्स के सिर्फ वो रूट्स बताएं जो x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 3 के बीच में आते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूं क्वेश्चन समझ में आ गया होगा सबको। तो ये तो रोले नहीं है, चेक करो भाई, ये तो रोले ही हो गया। अब तुम फिर अनडायरेक्टली पूछ तो एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 ही रहे ना मुझसे। रूट्स ऑफ एफ डैश एक्स पूछने का मतलब क्या है कि आप चाहते हो कि एफ डैश एक्स 0 हो जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगर आगे बढ़े तो एफ डैश एक्स इक्वल टू 0, एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 मतलब इसका डेरिवेटिव सुना लो, तो 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 11 इक्वल टू 0। मुझे लगता नहीं कि हम इसकी मिडिल टर्म कर पाएंगे, तो चुपचाप अपने डी मेथड में आ जाओ। तो वो हो जाएगा प्लस 12 प्लस माइनस 12 का स्क्वायर 144 माइनस 3a माइनस 4ac, 4 12, 12 इंटू 11 कितना होता है भाई? 11 दूनी 22, 11 कम 11 और 2 132 13। ठीक है जी। और 2a यानी कि 6, चेक करें क्या निकल आएगा यार। 12 प्लस माइनस 12 का मतलब हो गया भाई रूट 12 का अप्रोक्सीमेटली स्क्वायर रूट कितना होता होगा? अच्छा 12 भी अभी और सिंप्लीफाई हो जाएगा, रुक जाओ। 12 को लिख सकते थे हम 2√3, और 2 से कैंसिल कर आके 6 प्लस माइनस √3 बाई 3। टेल मी वन थिंग, √3 की वैल्यू 1.7 है, तो 6 प्लस 1.7 का मतलब 7.7 डिवाइडेड बाई 3। 7.7 डिवाइड बाई 3 का मतलब ऑब्वियसली 2 पॉइंट समथिंग आएगा, जो कि आपके 1 and 3 के बीच में आता है। तो मैं प्लस वाला तो एक्सेप्ट करता हूँ भाई, प्लस वाला रूट तो भी एक्सेप्टेड। माइनस वाला और चेक कर लेते हैं। अगर 6 में से ये माइनस किया होता ऑब्वियसली वो भी एक्सेप्ट हो ही जाता है। दोनों है बेटा, दोनों है, ठीक है, दोनों ही आपके 1 और 3 के बीच में आ रहे हैं। ठीक है, तो बेसिकली आपने रोले वेरीफाई करी है इस फंक्शन की फॉर द क्लोज इंटरवल 1, 3, और उसी में तुम्हारा ये टास्क एस्टैब्लिश हो गया।
कर लो बच्चे कॉपी। दिस इज द डिस्कशन ऑफ व्हाट रोलेक्स थ्योरम। अब हम बात कर लेते हैं कि लैग्रेंजेस अंकल क्या कह गए थे। ठीक है जी। तो लैग्रेंजेस अंकल तो उल्टा और आसान सी बात ही कर गए थे। कोई कॉपी कर लिया सबने? यस सर। लैग्रेंजेस अंकल तो उल्टा और आसान चीज कह गए थे। ठीक है जी। तो लैग्रेंजेस थ्योरम क्या है, इस पे भी बात कर लेते हैं। लैग्रेंजेस अंकल कह गए कि एक फंक्शन पकड़ो और उसका क्लोज इंटरवल पकड़ो। पहला पॉइंट, कंटिन्यूटी है, गुड। डिफरेंशियबिलिटी है, अच्छा कंटिन्यूटी कहाँ है? फॉर द क्लोज इंटरवल। डिफरेंशियबिलिटी कहाँ है? फॉर द ओपन इंटरवल। कोई ओपन इंटरवल के लिए इसलिए डिफरेंशियबिलिटी लिखी जाती है क्योंकि किसी भी पॉइंट पे डिफरेंशियबल है, इसको कहने के लिए LHD इक्वल टू RHD बोलना पड़ता है। एंड अनफॉर्चुनेटली ए पे LHD अवेलेबल नहीं होगा और बी पे RHD अवेलेबल नहीं होगा। सो वी विल नॉट बी इन अ पोजीशन टू कमेंट डिफरेंशियबिलिटी ऑफ द फंक्शन एट ए एंड बी। ठीक है। तो उसके बाद लैग्रेंजेस वेरीफाइड, लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम वेरीफाइड, ये लिखा जाता है कि भाई ये तो वेरीफाई हो गई। और उसके बाद आपको बोलेगा कि एफ डैश देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट देयर एग्जिस्ट देयर एग्जिस्ट at least one value of C for which f dash C will be equals to f of B minus f of A by B minus A। चले इसको भी डिकोड कर लेते हैं ग्राफिकली कि ये लैग्रेंजेस अंकल क्या कहना चाह रहे थे। अंकल ने कहा कि भैया देखो, कंटिन्यूटी तो है A टू B, तो मतलब गैप एंड होल नहीं है। डिफरेंशियबिलिटी भी है, तो बोलो बनाओ टेंजेंट बनाओ, एंड जहां चाहते हो वहां टेंजेंट बनाओ ए और बी के बीच में, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अंकल ने एक चीज की गारंटी नहीं दी कि एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी के इक्वल है या नहीं है। तो इसका मतलब मैं यू टर्न क्लेम नहीं कर सकता हूँ। क्या क्लेम नहीं कर सकता हूँ बेटा? यू टर्न इन द ग्राफ नहीं बताया जा सकता है या नहीं है। सो वी कांट ड्रॉ द ग्राफ इन सच वे, राइट। हम ऐसा ग्राफ तो नहीं इमेजिन कर सकते बिकॉज एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी के इक्वल कभी हुआ नहीं है अभी तक। अंकल ने तो ऐसी बात नहीं करी है। तो एक काम करो बच्चों, ये ले लेते हैं ग्राफ। ओके, ये कौन है? अब ध्यान से देखना, ये कौन है? ए। तो नेचुरल सी बात है, हाइट कौन सी है? एफ ऑफ ए। तो ये हो गया जी ए कॉमा एफ ऑफ ए। ये पॉइंट हो गया पी, ये पॉइंट हो गया तुम्हारा बी पे। तो नेचुरल सी बात है, हाइट हो गई एफ ऑफ बी। तो क्यू जो पॉइंट है वो हो गया बी कॉमा एफ ऑफ बी। अच्छा, तुमने नोटिस किया कि अगर मैं पी एन क्यू को ज्वाइन करूं तो एक टेंजेंट बनती है? बोलो हाँ या ना। एक टेंजेंट है कि नहीं है? इस टेंजेंट का स्लोप निकालते तो क्या निकालते, चलो बताओ मुझे। इस टेंजेंट का स्लोप अगर तुम लोग निकालने वाले थे तो कैसे निकालने वाले थे? है कुछ अंदाजा? क्लास 11th 11वीं कक्षा, 2 पॉइंट पता है, टेंजेंट का स्लोप कैसे निकाला जाएगा? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। मैं आई नो स्लोप क्या आएगा भाई? तो ये तुम्हारा x1 y1 हो गया, ये तुम्हारा x2 y2 हो गया। तो बताओ भाई स्लोप क्या आ गया होगा? इट विल बी f of b माइनस f of a by b माइनस a। दैट्स ऑल बच्चों। अब कितने लोगों को दिख रहा है कि वो हो ये तो स्लोप ऑफ टेंजेंट नहीं, वो सॉरी बट मैंने टेंजेंट वर्ड यूज किया क्या? कॉर्ड, स्लोप ऑफ कॉर्ड लिखा हुआ है। ये तो स्लोप ऑफ कॉर्ड लिखा हुआ है। ये क्या है बोलो? स्लोप ऑफ कॉर्ड। कॉर्ड का नाम PQ,
और वो किसके इक्वल है, एफ डैश सी, और सी कहाँ आने वाला है, इन बिटवीन, सी कहाँ आने वाला है, इन बिटवीन ए एंड बी। चेक करो, इस लाइन के पैरेलल कोई टेंजेंट बनाई जा सकती है, इस कॉर्ड के पैरेलल कोई टेंजेंट बनाई जा सकती है, तो जवाब है ये रहा। और कमाल की बात है, वो सी भी ए और बी के बीच में आने वाला था, यानी ये आ गया एफ डैश सी। और पैरेलल लाइंस विल हैव इक्वल स्लोप, राइट, जिसकी वजह से एफ डैश सी वही होगा जो स्लोप ऑफ पी क्यू होगा। और एटलीस्ट इसलिए, अभी बता देते हैं बेटा, एटलीस्ट वर्ड इसलिए कि हो सकता है कि ग्राफ ऐसा हो जाए, तो उस केस में यहाँ जो टेंजेंट, ये जो पॉइंट P है और ये जो पॉइंट Q है, अगर मैं इनको ज्वाइन करूं, डेफिनेटली इनकी हाइट ग्राउंड से अलग अलग मिलेगी तुमको, मिलेगी नहीं, अलग अलग मिलेगी। और मजे वाली बात सुनो, ये वाला टेंजेंट, ये वाला टेंजेंट, ये वाला टेंजेंट, ये वाला टेंजेंट, ये सब इस PQ नाम के कॉर्ड के इक्वल स्लोप शो करेंगे। गॉट इट? लिखो नहीं, लिखो नहीं, पहले रीजन करो, अगर आपको सारी स्टडी समझ में आ गई कि अच्छा लैंग्वेज अंकल क्या कह गए थे। और एक चीज और फील करो, है ना, कि अगर लैंग्वेजेस अंकल की बात माने तो रोले ऑलरेडी वेरीफाइड है। चेक करो, रोले अंकल का रिजल्ट यहाँ रखना जरा बेटा, रोले अंकल का रिजल्ट यहाँ रखना। अगर रोले अंकल की बात माने तो जब भी एफ ऑफ बी एफ ऑफ ए के इक्वल हो जाएगा, तो ये पूरा सेक्शन किसके इक्वल हो जाएगा बोलो, ये 0 के इक्वल हो जाएगा। और ऑटोमेटिकली तुम्हारा जो लोकस है वो इस पोजीशन में चला जाएगा, ऐसी पोजीशन में, राइट। ये है तुम्हारा लोकस, इस पोजीशन में आ जाएगा, जिसमें एफ ऑफ जो हाइट है दोनों की 0 आ रही है और टेंजेंट यहाँ बनी हुई है, तो कॉर्ड का नाम पी क्यू और टेंजेंट ये हो जाएगी, और एफ डैश सी अभी भी 0 दिखेगा तुम्हें, क्योंकि कॉर्ड का स्लोप 0 आ रहा है। ठीक है, तो लैंग्वेजेस रोले के स्पेशल केस को कवर करता है, जहां रोले जहां लैंग्वेजेस का जो एंड पॉइंट है, यानी इंटरवल का जो एंड पॉइंट है, वो कॉर्ड जो बन रही है वो ऑन एक्स एक्सिस बन रही है, ऑन एक्स एक्सिस, जिसकी वजह से वो स्लोप भी 0 ही दिखाएगा। बाकी जनरल केसेस में इट इज नॉट नेसेसरी कि इनका स्लोप 0 आए, ऐसा जरूरी नहीं है कि इनका स्लोप 0 आए, वो जो भी आएगा वो पता लग जाएगा। ठीक है, सो यू शुड कॉपी दिस होल रिसर्च, कॉपी करो जल्दी से। तो ये है भाई तुम्हारा, बताओ, रोले और लैंग्वेजेस। तो मैं कुछ क्वेश्चंस बताता हूँ तुम्हें बुकलेट के अंदर, इनके नंबर नोट करो, और सिर्फ यही यही करना, फालतू टाइम पास मत करना। मेरी बुकलेट में तो बड़े बड़े सवाल हैं, उसको उतना COT में नहीं आ सकता। ठीक है, आप क्वेश्चंस के नंबर लिख लो बेटा, पेज नंबर के साथ। ठीक है, उतने ही करना, फालतू मत करना, फिर अपनी वो उठा लो क्वेश्चन बैंक। पेज नंबर 10, पेज नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 8 एंड 9, क्वेश्चन नंबर 8 एंड 9। और पेज नंबर 9 पर क्वेश्चन नंबर 1 2 3, 1 2 नॉट 3, क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2। भाई एक सवाल बच्चों में और बना सकता हूँ ना तुम्हारे लिए, एक सवाल मैं तुम्हारे लिए और बना सकता हूँ। वो ये है कि अगर मान लो मैं कहूं कि रोले फेल हो रही है ना, रोले थ्योरम जो है इज डज नॉट वेरीफाइड ड्यू टू, ड्यू टू में 4 रीजन लिख दो। पहला, कंटिन्यूटी फेल हुई है।
दूसरा डिफरेंशियबिलिटी फेल हुई है, तीसरा एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी के इक्वल नहीं आया है, चौथा ऑल ऑफ दीज, चारों रीजन है, मतलब ऑल मतलब तीनों रीजन है। तो ये तो एक एमसीक्यू बन सकता है भाई, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल अगर मुझे यही सवाल इस क्वेश्चन के साथ पूछ लिया जाए कि एफ एक्स जो है वो बॉक्स एक्स है और एक्स जो है वो -2 से लेके 2 है, अब मुझसे अगर सवाल पूछा जाए कि जी रोले वेरीफाई नहीं हुई है, वो सामने से खुद बोलेगा कि जी रोले तो वेरीफाई हुई नहीं है, फेल हो गई रोले, रोले तो फेल हो गई है, अब आप कारण बता दो कि क्यों फेल हुई है। तो बताओ भाई, पहला कारण आप क्या बताओगे? हाँ जी कंटिन्यूटी है ना, सबको पता है बॉक्स फंक्शन की कंटिन्यूटी जाती है। तो एक रीजन तो क्लियर दिख रहा है कि अगर आप ध्यान से देखें तो -2 पे भी कंटिन्यूस नहीं था, 2 पे भी कंटिन्यूस नहीं था, 0 पे भी कंटिन्यूस नहीं था, 1 पे भी कंटिन्यूस नहीं था, -1 पे भी कंटिन्यूस नहीं था। बॉक्स की कंटिन्यूटी चली जाती है इंटीजर्स पे। तो पहला ऑप्शन कंटिन्यूटी चली गई है, ये भी कारण हो सकता है, ठीक है। तो अभी तो ये लग रहा है कि सही है। दूसरा है डिफरेंशियबिलिटी। अरे भाई, जब इंटीजर्स पे कंटिन्यूटी चली गई है तो उन उन पॉइंट पे डिफरेंशियबिलिटी भी नहीं आई होगी तुम्हारी, तो ऑब्वियसली ये भी एक कारण हो सकता है कि डिफरेंशियबिलिटी भी गई है। तीसरा ये है कि अगर आप देखो -2 का जो बॉक्स होता है, एनीवन -2 का बॉक्स क्या होगा बच्चों? -2 का बॉक्स -2 होगा और 2 का बॉक्स 2 होगा, तो क्या ये दोनों आपस में इक्वल है? तो शुड आई से f of -2 इज नॉट इक्वल टू f of 2? यस ऑफ कोर्स आई कैन से दिस आल्सो। तो मुझे एक बात बताओ यार, मैं कौन सा रीजन टिक करके आऊं, ए बी सी या डी जिसमें लिखा हुआ है ऑल ऑफ दीज? बोलो क्या टिक करके आ रहे हो तुम? अरे बोलो राक्षसो, जहां मिलो कूट दिए जाओगे भाई साहब, जल्दी बताओ ए बी सी में से कौन सा ऑप्शन मार्क करना है? ए बी सी डी में से, सॉरी बच्चों, एम आई ऑडिबल? क्लास हैंग हो गई क्या? बच्चों एम आई ऑडिबल? यस सर। अरे तो बोलो ना, ऑप्शन बोलो भाई, जल्दी बोलो कौन सा लिख के आना है। ऑप्शन डी, बात खत्म। इतनी छोटी सी बात तो इतना लंबा खींच देते हो, क्या बच्चे हो तुम यार। चलो, तो बेटा क्वेश्चंस मार्क करो फटाफट आप ना, आप अपने क्वेश्चंस मार्क करो जो आपको करने चाहिए। मैंने बोला अभी आपको पहले पेज नंबर कौन सा, पेज नंबर 9 पे करना क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2। उसमें नो 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 लिखा हुआ है, इसका मतलब तुम्हें रोले का फेलियर समझ में आएगा कि क्यों फेल हो रहा है, तो उसमें वो उसके अकॉर्डिंगली ऑप्शन मार्क होंगे। और पेज नंबर 10 पे आपको सिर्फ क्वेश्चन नंबर 8 करना चाहिए, और 9 लंबा सवाल है, 9 छोड़ दो, 9 मत करो, 9 लंबा सवाल है, 8 कर सकते हो। फिर आप पेज नंबर 10 पे स्टूडेंट प्रैक्टिस शीट SPS 7 पे आ जाओ, तो उसमें क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 करना, और इसके अलावा आप क्वेश्चन नंबर 9 करना, ठीक है, 9 करना क्वेश्चन नंबर 9। फिर आप पेज नंबर 11 पे आ जाओ, क्लास वर्कशीट 8 में, उसमें कुछ नहीं करना। फिर आप 11 पे SPS 8 में आओ, तो उसमें भी कुछ नहीं करना। फिर आओ आप क्लास वर्कशीट 9 में, क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 दोनों करने, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4, यस 1 2 3 4, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 में 3 छोड़ सकते हो, छोड़ सकते हैं क्या? नहीं, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, फोर्थ छोड़ सकते हो, 3 करना है। फोर्थ बहुत लंबा है, 2.5 पेज का सोल्यूशन है, थर्ड तो फिर भी 1 पेज में आ जाएगा। फर्स्ट सेकंड क्लास वर्कशीट 9 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड करना है, फोर्थ मना कर दो, फोर्थ नहीं करना। इसके अलावा SPS 9 में क्वेश्चन नंबर 1 करो, क्वेश्चन नंबर 3 करो, बस मेरी तरफ से लैंग्वेजेस एंड रोले में इतने ही क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। बाकी भाई नेक्स्ट क्लास कल है अपनी, कल हम क्या करेंगे, एओडी में तो हो गया डिलीटेड पार्ट सारा खत्म, डिस्कस हो गया, तो अब क्या रह गया, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, उसमें कुछ नहीं है, डेफिनेट में कुछ नहीं है,
एओआई भाई, कल हम ना एओआई करेंगे। एओआई के अंदर तुम्हारा सारा डिस्कशन ना स्ट्रेट लाइन और उसके मल्टीपल उसमें था। तो वो अब हम मतलब पैराबोला, एलिप्स इनके साथ था। कल हम आपको क्वेश्चंस करा देंगे सेफर साइड, पैराबोला, सर्कल विद सर्कल। बट फिर वही वाली बात है कि सवाल इतने लंबे हैं कि उनका सीयूटी एप्लीकेशन मुझे नहीं समझ में आएगा कि आता आएगा तो कैसे आएगा। ठीक है, यहाँ एक काम करते हैं, जैसे डिटर्मिनेंट्स की प्रॉपर्टीज के जो सवाल हैं वो काफी लंबे हैं, उसको मैंने आखिरी के लिए बचा के रखा हुआ है कि मुझे पता है उसमें से आना कुछ नहीं है। इसी तरीके से एओआई को भी आखिरी में फेंको। अगला टॉपिक क्या बनता है, डिफरेंशियल इक्वेशन। उसमें उसमें कुछ डिलीटेड नहीं था सिवाय फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। चलो कल डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्मेशन कराते हैं बेटा, ठीक है, छोटी छोटी वाली। तो डिफरेंशियल इक्वेशन भी कल खत्म कर देंगे दोबारा। कल मिलते हैं बेटा सेम 9 to 10 और डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है। यस सर। बोलो बेटा बोलो। मैथ एक एग्जाम को प्रिपेयर करा था CMI, हम्म तो सर